नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, खेती और किसानी, साथ ही ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रौद्योगिकी विभाग के सतत विकास का लक्ष्य, ट्राइफेड के मौजूदा उपायों से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और स्वायत्त शासी संस्थानों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और स्वायत्त शासी संस्थानों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2011 में उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरीशुदा और बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों का करियर विकास करना है और इसके लिए उन्हें पहली बार बाहरी तौर पर अनुसंधान अनुदान मुहैया कराया जाता है। ये योजना लाइफ साइंसेस के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन विज्ञान और चिकित्सा के लिए है। ऐसी महिला वैज्ञानिक जो नौकरी कर रही है या बेरोजगार है या एक अंतराल के बाद मुख्य धारा में वापस आने की इच्छुक है, उन्हें शोधकर्ता के तौर पर अनुदान दिया जाता है। पिछले 6 सालों में करीब 223 महिला वैज्ञानिकों को इसके तहत मदद की जा चुकी है। जानकी अम्बल राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार योजना को विभाग ने उन महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरू किया है जिन्होंने कृषि, बायोमेडिकल और पर्यावरण विज्ञान जैसे जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे व्यावहारिक और बेसिक विषयों में अप्रतिम योगदान दिया है। पुरस्कार की वरिष्ठ श्रेणी के तहत किसी महिला वैज्ञानिक को एक मुश्त 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 45 वर्ष की आयु वर्ग से कम की उन महिला वैज्ञानिकों जिन्होंने जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनूठा अनुसंधान कार्य किया है, उन्हें युवा श्रेणी के तहत छोटे अनुसंधान कार्य के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अगले 5 साल में अपनी अनुसंधान गतिविधियों को जारी रख सके। इसके अलावा इन महिला वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में विभाग 1 पुरस्कार वरिष्ठ श्रेणी के लिए और 2 पुरस्कार युवा श्रेणी के लिए देता है। पिछले 6 वर्षों में कुल 18 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिनमें से 6 वरिष्ठ श्रेणी के लिए और 12 युवा श्रेणी के लिए दिए गए। विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान BIRAC भी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। BIRAC टाइप विनर पुरस्कार जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रही महिला उद्यमियों को मान्यता एवं प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आपको बता दें, आदिवासी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ट्राइफेड की ओर से अपने अभियान में लागू किए जा रहे उपायों पर विशेष ध्यान देने से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और कौशल विकास हो रहा है। आदिवासी महिलाओं के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों में वन धन योजना अन्य से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये प्रभाव डालने में सक्षम है। इस बारे में और जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ट्राइफेड के मौजूदा उपायों से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण। आदिवासी आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ट्राइफेड की ओर से अपने अभियान में लागू किए जा रहे उपायों पर विशेष ध्यान देने से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और कौशल विकास हो रहा है। आदिवासी महिलाओं के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों में वन धन योजना अन्य से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये प्रभाव डालने में सक्षम है। वन धन विकास केंद्र ट्राइबल स्टार्टअप्स, न्यूनतम समर्थन मूल्य और MFP के लिए वैल्यू चेन के विकास के माध्यम से लघु वनोत्पाद के विपणन की मशीनरी का ही एक घटक है।
जो परिवर्तन का एक प्रकाश स्तंभ बनकर सामने है और आदिवासी के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर डाला है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वन धन योजना ने एमएसपी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये जनजातीय संग्रहकर्ताओं, वनों पर निर्भर लोगों और घर पर काम करने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार देने वाले एक स्रोत के रूप में उभरा है। आदिवासी संग्रहकर्ताओं के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे की सहायता, ऋण तक समय पर पहुंच के साथ साथ एमएफपी में वैल्यू चेन का विकास सुनिश्चित करती है। इसके अलावा इन मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आमदनी सीधे आदिवासियों को मिलती है। मूल्य वर्धित उत्पादों को बड़े पैमाने पर पैकेजिंग और विपणन से भी लाभ मिलता है, जिसे ये आदिवासी उद्यम उपलब्ध कराते हैं। देश भर में 1700 से ज्यादा आदिवासी उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं, जो इसके तहत लगभग 5,26,000 आदिवासी संग्रहकर्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जो बात इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि लाभ पाने वाले इन आदिवासी संग्रहकर्ताओं में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। चैंपियन राज्य मणिपुर एक उदाहरण है, जहां ये स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में है, जहां 77 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 25,000 से अधिक आदिवासी संग्रहकर्ता, ज्यादातर महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। एक राज्य व्यापी दृष्टिकोण अपनाते हुए पहली समर्थन कार्यक्रमों और समूह कार्यशालाओं को इन महिला संग्रहकर्ताओं को आगे लाने और संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित किया गया था। उसके बाद आदिवासी संग्रहकर्ताओं को संबंधित वन धन विकास केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया कि कैसे एमएफपी में मूल्य वर्धन किया जा सकता है। उखरुल वीडीवीके के मामले में महिला संग्रहकर्ताओं को आंवले का रस एकत्रित करौंदे से कैंडी व जैम बनाना और इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जरूरी मानकों के अनुपालन के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उपकरण और अन्य जरूरी उपकरण भी दिए गए हैं और मूल्य संवर्धन पूरे उत्साह से शुरू हो चुका है। सितंबर 2019 से मणिपुर के वन धन केंद्रों ने 49,01,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के बराबर एमएफपी की बिक्री दर्ज की गई है। इन स्थापित किए गए 77 केंद्रों की ओर से उत्कृष्ट खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को अपनाया गया है। आंवला जूस, इमली आंवला कैंडी और बेर जैम जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और इन उत्पादों की नवाचार युक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग बिल्कुल ही अलग है। उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए जिलों में मोबाइल वैन सेवा भी शुरू की गई है और यहाँ पर ये दर्ज करना उल्लेखनीय है कि इससे लाभान्वित होने वाले आदिवासी संग्रहकर्ताओं में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। आदिवासियों और खास तौर पर महिलाओं के प्रशिक्षण और आजीविका में सुधारने के लिए जारी ट्राइफेड के दूसरे उपायों में मध्य प्रदेश के बड़वानी में काम चल रहा है, जहां पर दिसंबर 2020 में बाग प्रिंट के प्रशिक्षण का दूसरा बैच शुरू हो चुका है। माहेश्वरी और चंदेरी की पारंपरिक बुनाई का प्रशिक्षण बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बड़वानी परियोजना में जो ट्राइफेड की ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से लागू है और भारत पेट्रोलियम की ओर से अपने CSR कोटा के तहत वित्त पोषित है, 200 से अधिक आदिवासी महिला लाभार्थियों की पहचान की गई है। एक वर्ष की अवधि में लगभग 1,000 आदिवासी महिलाओं को बाग प्रिंट, चंदेरी और महेश्वरी शैलियों में प्रशिक्षित करने के लिए कुल 1,88,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण करने से हिमाचल में किसानों को दोगुनी आमदनी होती है। एक अन्य पहल के अनुसार गीली मिट्टी छत्ता मधुमक्खी पालन प्रौद्योगिकी को अपनाने से परागण में सुधार हुआ है तथा सेब के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के किसानों ने मक्का, धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से अतिरिक्त अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए आजीविका विकल्पों की तलाश की है। सुगंधित पौधों की खेती ने किसानों को अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराई है। किसानों ने उन्नत किस्म के जंगली गेंदे के पौधों से सुगंधित तेल निकाला है और जंगली गेंदे के तेल से होने वाले लाभ ने पारंपरिक मक्का, गेहूं और धान की फसलों की तुलना में किसानों की आय को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट मंडी कोर सपोर्ट ग्रुप, बीज विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के माध्यम से किसानों के जीवन और आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया है। सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ने CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग से एक आकांक्षी जिले चंबा के भटियात ब्लॉक के परवई गांव में कृषक समुदाय को शामिल करते हुए सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण कार्य शुरू किया है। 40 किसानों की एक स्वयं सहायता समूह, जिसे ग्रीन वैली किसान सभा परवई कहा जाता है, उसका गठन किया गया है और वित्तीय मदद के लिए इसे हिमाचल ग्रामीण बैंक पर छोड़ से जोड़ा गया है। परवाई गांव में 250 किलोग्राम क्षमता की एक आसवन इकाई स्थापित की गई और किसानों को जंगली गेंदे की खेती, पौधों से तेल की निकासी, पैकिंग तथा तेल के भंडारण की कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है और इसके बाद जंगली गेंदे की खेती एवं उससे तेल निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निकाले गए तेल को 9,500 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है और इसका इस्तेमाल दवा उद्योगों द्वारा इत्र और अर्क तैयार करने में किया जाता है। पहले किसानों की आय जो परंपरागत फसलों से प्रति हेक्टेयर लगभग 40,000 से 50,000 रुपए होती थी, वहीं अब जंगली गेंदे की खेती और तेल के निष्कर्षण द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। किसानों ने गीली मिट्टी के छत्ते की मधुमक्खी पालन तकनीक को अपनाकर परागण में सुधार किया है, जिससे सेब का उत्पादन भी बढ़ा है और सेब उत्पादकों की आय में 1.25 गुना की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाली चौकी ब्लॉक के ज्वालापुर गांव में स्वदेशी मधुमक्खियों के लिए इस तकनीक की शुरुआत की गई, जिसमें जिले के कुल 45 किसान शामिल हुए। प्रशिक्षित किसानों द्वारा तैयार किए गए 80 मिट्टी के छत्ते सेब के बागों में लगा दिए गए। गीली मिट्टी छत्ता मधुमक्खी पालन प्रौद्योगिकी दीवार छत्ता और लकड़ी के छत्ते प्रौद्योगिकी का एक संयोजन है। इसमें मिट्टी के छत्ते के अंदर फ्रेम लगाने और अधिक अनुकूल परिस्थितियों के लिए आंतरिक प्रावधान है। विशेष रूप से लकड़ी के पत्तों की तुलना में पूरे वर्ष मधुमक्खियों के लिए तापमान के अनुकूलन के लिए है। देसी मधुमक्खियां सेब के बाग वाले क्षेत्रों में बेहतर तरीके से जीवित रह सकती है। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से इतालवी मधुमक्खियों की तुलना में सेब के बागों की औसत उत्पादकता को लगभग 25% बढ़ाने में मदद मिली है। मौजूदा मिट्टी के छत्ते में इसके आधार पर एल्यूमीनियम शीट रखकर छत्ते के अंदर आसानी से सफाई के प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। इस शीट को गाय के गोबर से सील कर दिया जाता है और मिट्टी के छत्ते को खोले बिना ही सफाई के लिए इसे हटाया जा सकता है। मिट्टी के छत्ते की छत भी पत्थर की स्लेट से बनी होती है, जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है और छत्ते के अंदर अनुकूल तापमान बनाए रखती है। इस प्रौद्योगिकी ने लकड़ी के बक्सों की तरह शहद के अर्क का उपयोग करके हाइजीनिक तरीके से शहद के निष्कर्षण में भी मदद की है और बेहतर प्रबंधन प्रणालियों को सामने रखा है, जैसे कि पारंपरिक दीवार के छत्ते की तुलना में भोजन, निरीक्षण समूह और कॉलोनियों का विभाजन। गांव में एक सामान्य जन सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है और किसानों को शहद के प्रसंस्करण तथा पैकिंग के कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। वे स्थानीय स्तर पर 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम शहद भी बेच रहे हैं।
आवश्यकता के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों ने एक आकांक्षी जिले चंबा के किसानों और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कृषि उत्पादकों को बेहतर जीवन के लिए आजीविका के नए विकल्प सुलभ कराने में मदद की है। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। पूरी दुनिया में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफल महिला किसानों ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड रखी है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में कारोबार पर बुरा असर पड़ा, लेकिन इस महामारी में भी भारतीय कृषि का प्रदर्शन अच्छा रहा। खेतीबाड़ी और उससे जुड़े व्यवसायों में भारतीय महिलाओं का योगदान अब किसी से छुपा नहीं है, बल्कि बहुत सी महिलाएं तो अपने कारोबार का नेतृत्व कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में मौजूद ये महिलाएं भी महिला दिवस की थीम को चरितार्थ कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जिसका जो कि हमारा मुख्य उसका उद्देश्य था कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बराबरी का दर्जा उन्हें मिले और साथ ही साथ उद्यमिता विकास हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के गांव से कई महिलाओं ने और कई महिला स्वयंसेवी संस्थाओं से जो हैं महिला हम कहेंगे स्वयं सहायता समूहों जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ से भी महिलाएं आईं। और इसमें यही नहीं, हमारी जो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर जिन महिलाओं ने अपना काम शुरू किया है, एक उद्यम शुरू किया है, उनको भी बुलाया गया ताकि वो अन्य आई हुई महिलाओं से अपना जो उनका एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने उद्यमिता विकास कैसे किया, कैसे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें सफलता कैसे प्राप्त हुई। महिलाएं कुछ चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। एक ज़रूरत है तो एक तकनीकी ज्ञान की, हिम्मत आगे करने की और आगे एक वो उद्योग शुरू कर सकें और अपने पैरों पर हम जो बात करते हैं सक्षम या सशक्त नारी हमारी तभी होगी जब वो कुछ आगे काम करके बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के मुखिया डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने कृषि क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पर अपने विचार रखे। आजकल महिलाएं केवल घर में न रह करके ही, आप देखिए आकाश में भी हैं, समुद्र के नीचे भी हैं, हर क्षेत्र में हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं हैं। तो महिलाओं के योगदान को हम भुला नहीं सकते। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्रों को वेबिनार के माध्यम से जोड़ा था, जिसमें ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जितने सरकारी संस्थान हैं सभी के निदेशक महानिदेशक जुड़े हुए थे। और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा जो दिल्ली में है, यहाँ के एक एम्पायर हैं मिसेस कृष्णा यादव जी, जिन्होंने 2005 में हमारे यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था और उन्होंने अचार बनाना शुरू किया था। तो उनका भी हमारे यहाँ से लाइव प्रोग्राम था, जिसके देश के सभी लगभग 1 लाख लोगों ने, जितने लोग जुड़े थे सभी लोगों ने देखा है। और उन्होंने अपनी प्रगति का
इतिहास बताया और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के वैज्ञानिकों का और इस केंद्र के संस्थान के योगदान का बताया, जो कि उनके जीवन की परिरेखा को ही बदल दिया। जो कृषि विज्ञान केंद्र है, महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे केचुआ खाद बनाना हुआ, हनी बनाना हुआ, शहद बनाना हुआ, स्पेशली पिकल बनाने में, बिस्कुट बनाने में हम लोग काफ़ी योगदान दे रहे हैं और काफ़ी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने अपने बिजनेस भी स्थापित किए हुए हैं, जैसा कि आपने सुना होगा। आपको इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, यहाँ का मिट्टी और पानी दोनों खारा है। उसके बावजूद भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से हम लोग उसको खारे पानी वाले क्रॉप को उगा रहे हैं। जैसे फल के रूप में बतावें, आंवला है, बेल है, अमरूद है, किन्नू हम लोगों ने लगाया है। उसका प्लांट भी बना करके प्रोपोगेशन करके हम यहाँ के किसानों को दे रहे हैं। इसके अलावा जो फार्म पे हम लोगों ने लगाया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे अमरूद का, आलू का, प्याज का, लहसुन का, मटर का, स्ट्रॉबेरी का, ड्रैगन फ्रूट्स का बहुत से क्रॉप लगा के ट्रायल कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस होता है तो हमारे दिल्ली के किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और आपको बता दूं कि CPRI शिमला से कुछ हम लोगों ने प्रजाति लिया है ये आलू की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो काफ़ी सक्सेस कर रही हैं। आने वाले दिनों में यहाँ के किसान आलू भी उगा सकते हैं। भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय 100 में से 80 महिलाएं खेतीबाड़ी के कामों में लगी हैं। इनमें भी 33% महिलाएं मजदूर हैं, जबकि 48% किसान। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश में करीब 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। बल्कि विश्व खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि पहाड़ी और उत्तर पूर्वी इलाकों के साथ साथ केरल जैसे राज्य में तो खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों से भी ज्यादा है। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।